नमस्कार। पैलाग। जय हिंद। एक स्टिकर जो फोटो मैंने लगाई है अपने इस फेसबुक लाइव पोस्ट पे, ये घटना घटी है पौसारी गांव में, कपकोट तहसील, जिला बागेश्वर। प्राकृतिक आपदा है, बादल फटा है, लैंडस्लाइड हुआ है और एक पूरा परिवार उसमें तबाह हो गया है। जो वहां के स्थानीय निवासियों से जब बात हुई तो उनका कहना है कि उस परिवार में कोई उनका क्रियाकर्म करने वाला नहीं बचा। अब रात के 11 बजे यहां से लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर से हमें मदद के लिए जब आती है तो हम शासन प्रशासन को फोन करते हैं। अब उसमें कई लोग बह गए हैं, कई मृत देह जो हैं वो मिली हैं और कई लोग लापता हैं। ये तो हो गया घटना कि ये घटना घटी, और बादल जो फट रहे हैं जिस प्रकार से आपने धराली, थराली, मुनस्यारी, धारचूला और उत्तरकाशी, हर्षिल, इन सब की पिछले 3-4 महीनों में समाचार सुने हैं और देखा भी होगा आपने कि किस प्रकार से प्रकृति अपना नेचर बदल रही है। और जो सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है इन पर्वतीय राज्यों के तलहटी में या किनारे पे जो लोग बसे हैं पर्वतीय क्षेत्र के, उत्तराखंड के अंदर, उनको सबसे ज्यादा जान और माल का नुकसान हो रहा है। अब ये फोटो लगाने का तात्पर्य मेरा ये है, बादल फटा, तबाही हुई, घर बहे, व्यक्ति मरे, सब कुछ हो गया। जब उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनकी जो खेती थी, जो खेती की जमीन थी, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है। और जब हमारी बातचीत हुई उनसे, ये बातचीत आज से 5-6 दिन, 1 सितंबर की बात है, हाँ उसके बाद की बात है। तो उस समय जब हमने पूछा कि भाई अब आपको कंपनसेट चाहिए क्या, हम आपकी मदद कर सकते हैं, किस चीज के लिए हम आंदोलन करें, क्या आपको तराई भाबर क्षेत्र में जगह चाहिए, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी जन्मभूमि छोड़ के नहीं जाएंगे, तो हमें जंगलात में, जो जंगलात की जमीन है उसमें जगह दिलवा दीजिए। मैंने कहा सर ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है, ये सरकार और जो जंगलात विभाग है उसके हाथ में है। काफी समझाया, वो व्यक्ति रोने लग गए थे। उनका रोदन जब मैंने खुद महसूस किया, क्योंकि मैं खुद उन जिलों से आता हूं, उन क्षेत्रों से आता हूं जहां बादल फटने और लैंडस्लाइड होने से सड़कें, वहां के क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल हमने बचपन से बंद होते हुए देखी है। और जिस प्रकार से अभी बढ़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से दोहन हुआ है प्रकृति का सबको पता है, क्योंकि मुख्य बात है पैसा कमाना, किसी भी तरीके से पैसा कमाना, नदी नालों को पूरा खोदना, उनसे रेत या कोई भी मिनरल्स निकालना, और उसके बाद वहां पर जो प्राकृतिक पेड़ थे उनको खत्म करके चीड़, सिर्फ चीड़ है पहाड़ के अंदर जो बहुतायत संख्या में है। जब मैं बच्चा था, मैं आपको एक घटना बताता हूँ अपने गांव की। जब मैं बच्चा था मेरे सामने बहुत बड़ा जंगल था, जहां मेरी ईजा, आमा, काकी, बुआ, तो हमारे रिश्तेदार थे वही टाइम में, 90 दशक या 95 दशक या 2000 तक बात कर रही हूँ। वहां जाने भैया फलांट लूने, घास काटने, पूरा बांज और फलांट का जंगल था। और आज मैं जाता हूं तो पूरा आधा क्षेत्र जो है वो चीड़ ने कवर कर दिया है। फलियाट, बांज, काफल, उतीस, ये सब पेड़ जो हैं नीचे हो गए हैं। और सबसे ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ा है चीड़। अब चीड़ जिस जगह पे होता है वो दूसरी वनस्पति को पैदा नहीं होने देता है, और उसकी जगह से जो पानी आ रहा था उस पानी की मात्रा बहुत कम हो गई।
ये मैं अपने गांव की आपको कथा बता रहा हूं। अब इस चित्र में लिखने का मतलब, इस चित्र लगाने का मेन तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से सरकार कहती है कि हम विस्थापित करेंगे, पुनर्वास करेंगे, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, पुनर्वास योजना बनाने के लिए किया गया है, ये सारी चीजें की गई हैं। तो मैं इतना पूछना चाहता हूं, पुनर्वास करेंगे कहां और क्या करेंगे? एक व्यक्ति का घर गया, सरकारी मुआवजा अधिक से अधिक कितना है और वो व्यक्ति करेगा क्या? अब उत्तराखंड के पहाड़ों में अधिकांश लोग गांव की तरफ वही लोग रह गए हैं जिनके पास संसाधन नहीं। मैं अपने गांव, अपने क्षेत्र की बात से मैं लेके चल रहा हूँ। मेरा गांव पूरा पलायन का गांव है। अधिकांश वो लोग जो प्राइवेट में भी नौकरी कर रहे हैं वो भी पलायन हो गए हैं। अधिकांश वो लोग जो सरकारी नौकरी में थे वो भी पलायन हो गए हैं। शिक्षित वर्ग पूरा पलायन है। मेरे गांव से शिक्षित वर्ग पूरा पलायन है। अब बचते हैं वो जिनके पास संसाधन नहीं है या आर्थिक रूप से बिल्कुल गरीब तबका, जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आता है, बीपीएल का राशन लेता है वो। अब वो व्यक्ति अपनी ही जगह पे, अपनी ही जड़ों से जुड़ा हुआ है और ये पूरे पहाड़ की स्थिति है। सेना में थे, टीचर थे, बैंक में थे, किसी भी क्षेत्र में अगर आप प्राइवेट है, इवन ड्राइवर जो गांव में थे वो भी अपने बच्चे को गांव से हटके कस्बे में, कस्बे से हटके शहर में रखा हुआ है। अब घटनाक्रम कैसे होता है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी पहुंचते हैं गांव। अब इस जब आप स्टोरी को पढ़ोगे, इसमें उस गांव का नाम तक नहीं है, तहसील कपकोट लिखा हुआ है। पौसारी करके वो जो गांव है वो मध्यम हिमालय का बहुत प्यारा सा गांव है। अगर आप इसका गूगल मैप देखोगे, बहुत प्यारा सा गांव है, बिल्कुल नदी और जैसे हमारे यहाँ गाढ़ उनान मलबे पानी हो। अब एक जगह पे बादल फटा। प्रकृति से हम जीत नहीं सकते। प्रकृति से हम इसलिए नहीं जीत सकते कि प्रकृति जो है कब रौद्र रूप देखेगी किसी को नहीं पता। आज आप जिस जगह पे खड़े हो उस जगह थराली आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। चांद चट्टी आपके पास पूरा लाइव एग्जाम्पल है। ये पछौरी गांव जो है वो पूरा का पूरा आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। अब जिस परिवार में कोई क्रियाक्रम करने वाला न बचा हो और उस गांव की जो खेती की अधिकांश जमीन है वो बह जाती है, तो अब क्या करेगी सरकार? जो सरकारी मुआवजा है, क्या उससे जीवन यापन हो जाएगा? कल मैं जब इसको सोच रहा था, एक व्यक्ति को अपने परिवार को जीने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए, कपड़े चाहिए, बच्चों की किताबें चाहिए, उनके जीवन जीने की सारी दिनचर्या की चीजें चाहिए। लेकिन अब जब वो परिवारों के गांव खराब हुए हैं, घर के घर खराब हुए हैं, तो मैं कल हिसाब लगा रहा था, एक मकान बनाने में पहाड़ में, अगर मैदान में जिस प्रकार से आज का आधुनिक समाज है, आज मैदान में अगर मैं 40 लाख रुपए में कोई मकान बना रहा हूं या 25 से 30 लाख में कोई मकान बना रहा हूं, पहाड़ में उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। चाहे आप पत्थर से बनाओ, चाहे आप ईंट से बनाओ, आपकी कीमत दुगनी हो जाती है। उसके बाद शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीजें अपने आप दुगनी होती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जितना आपको 50 किलोमीटर जाना है, उतने में आप मैदानी क्षेत्र में 150 किलोमीटर चले जाते हैं। तो जो प्रतिफल मिलता है वो बहुत महंगा है। अब वहां पर जो सरकारी सहायता मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 5 लाख या 10 लाख, वो भी सरकारी विभागों के चक्कर लगाने के बाद। अब जिस गांव की ये घटना हुई है, ये पूरे प्रदेश के लिए मैं बोल रहा हूं, जिस गांव की ये घटना हुई है, जो परिवार बच गए हैं वो क्या करेंगे? जो कृषि पे निर्भर थे, जिनका परिवार वहां है लेकिन उनके व्यक्ति बाहर हैं, कैसे वो अपने जीवन को सरवाइव करेंगे? क्या सरकार मकान बना के देगी? नहीं देगी।
क्या सरकार उनके लिए खाने का बंदोबस्त करेगी? नहीं करेगी। अभी कुछ समय तक ये समाचार चलेंगे, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह से आदमी भूल जाएगा। मैं जिस गांव से आता हूं, मैं जिस तहसील से आता हूं, मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले में ऐसी घटनाएं सैकड़ों हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पूरा का पूरा पथरौली गांव पूरा चला गया था, एक व्यक्ति बचा था, और वो आज मोमो और चाउमीन की दुकान लगा था। मैंने पूछा आपको कितना कंपनसेट मिला, क्या आप एक मकान बना सकते हो पहाड़ में जमीन खरीद कर किसी व्यक्ति से? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 1000 स्क्वायर फीट का भी मकान बनाता हूं तो नहीं बना सकता। सिंगाली करके वो जगह है जहां कभी मैं बचपन में खेला करता था, जाया करता था उसी रास्ते से। आज वो पूरा का पूरा गांव बादल फटने की वजह से खत्म हो गया। धारचूला, मेरे भाई ने एक पोस्ट डाली थी कि एक लड़की धारचूला के अंदर जब लैंडस्लाइड और बादल फटने की चपेट में आई तो वो बची। बचने के बाद उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल, फिर बड़े हॉस्पिटल, और अंतिम सांस जो उसने ली है वो है दिल्ली में। दिल्ली में भी उसने अपना अंग दान किया है। अंतिम सांस लेने से पहले बोला कि अब मैं अगर नहीं बच रही हूं तो मेरे जो अंगों का दान किया जाए। तो सोचिए कितना मुश्किल होता है पहाड़ के लोगों का पहाड़ में जीवन। और सबसे ज्यादा दुखवारी होती है वहां की महिलाएं। पुरुष अगर कार्य करने बाहर गया है तो पूरा घर और व्यवस्था जो है महिलाएं करती हैं। और उन्हीं लोगों को आज जो है सबसे ज्यादा जूझना पड़ेगा। अब कहानी आती है इस तस्वीर की। आप गए धामी साहब, अच्छा, लेकिन आपने कंपनसेट दिया कितना? सरकार, क्या आप मकान बना के देंगे? क्या उन बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होगी? क्या ऐसा कोई प्रावधान आपने अपनी कैबिनेट में किया है कि सरकारी विभाग की लीपा लपोती के अलावा आप सीधा जो राशन है उनके घरों में चला जाए? उनके बच्चों की जो किताबें बही हैं, जो बस्ते बही हैं, जो परिवार का पूरा सामान खत्म हो गया है, क्या सरकार देगी? नहीं देगी। और ये सब चीजें आपने जुटाई हैं, अब आप गरीबी रेखा से और नीचे चले गए, क्योंकि अब आपकी जो सेविंग है जो बैंक में बची होगी पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी। तो ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है। ये गलती हम जनता की है कि हम अपने लोगों से, अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से हमारा भविष्य में जो ये दुर्घटनाएं होंगी इसके लिए हमने कभी बात नहीं की। हमने कभी बात नहीं की कि कल के दिन अगर मेरे बादल फट जाएं तो कहां से हम अपना जीवन गुजारेंगे। तो ये सोचने वाली व्यक्ति विषय है कि जो हरा भरा गांव था, खुशहाल गांव था, सब कुछ अच्छा था, आज वहां पे मातम पसरा हुआ है। एक परिवार ऐसा है कि वो पूरा का पूरा, मैंने पूरे नाम लिखे हुए हैं, वो स्टोरी लिखी हुई है कौन सा गांव है। ऊपर जब आप हेडिंग में देखोगे, इसके उसमें पढ़ोगे तो उसमें एक एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, कौन बहा है, कौन बचा है। तो ये घटना वहां की है, लेकिन ये हम सबको सीख देने वाली है। आप घटनास्थल पर जा रहे हैं, आप पूरा उस प्रयास कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आप हमारे भी हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, करना। लेकिन हमको वो नीतियां बनानी चाहिए जो 25 साल में हम लोग नहीं बना पाए। बड़ा कष्ट होता है जब हम उसको, अब रात के 11 बजे व्यक्ति मेरे को फोन करके बोल रहा है या मैं उसको फोन करके बोल रहा हूं भाई साहब दिक्कत क्या हुई है, तो रो रहा है। उनको डर ये है कि फिर से क्या आएगा, रात को नींद नहीं आ रही है उस व्यक्ति को जहां पे ये चीजें हुई हैं। जो कल तक फसल लगी थी जिस खेत में, आज वो सफेद दिख रहा है क्योंकि वहां पे पत्थर उगाए हैं, मिट्टी पूरी बह गई है। अब ये घटना सिर्फ उस गांव की या पंचौरी गांव की नहीं है, ये पूरे के पूरे हिमालयी क्षेत्र की है। क्यों इसमें हम लोगों ने नीतियां नहीं बनाई? क्यों हमने सोचना शुरू नहीं किया कि ये हमारी जीवन दायिनी है, और इस जीवन दायिनी में हम जो पूरे देश और प्रदेश को पानी और हवा दे रहे हैं, मानसून दे रहे हैं, उसकी इतनी बड़ी स्थिति बिगड़ क्यों गई है? एक रिपोर्ट आई थी बीच में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो जो मानसून है वो हिमालय को क्रॉस करके तिब्बतीय क्षेत्र में चला गया। सोचिए, आज जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा का पूरा मानसून जो कभी हिमालय से टकरा के यहाँ पे, तो इतनी बारिश हुई है इस बार उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्रों में दुगनी बारिश हुई है। ये बड़ी सोचनीय व्यक्ति है, बात है, क्योंकि हर साल हो रहा है।
और सरकार फेलियर है वहां पे उस चीज को निपटने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमने थराली, धराल और दूसरे जगहों पे देखा, मशीनरी हमारी वहां पहुंचती नहीं है, राशन वहां पहुंचता नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी वहां पहुंचती नहीं है, और जो हमारा मैन पावर है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रास्ता नहीं है, तो वो मशीनरी के साथ नहीं पहुंचता है। उसके लिए हमें अपने जो तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी हमको कि क्यों हम पहले से तैयार नहीं है चीजें। क्या हमने केंद्र से, जो अभी आप बात कर रहे हो कि 55,000 या 6,000 करोड़ रुपए का बजट जो हमारा जो नुकसान हुआ है आर्थिक, ये एक मोटा मोटा स्केल है, तो क्या उससे पहले ही हम केंद्र के सामने बात नहीं रख सकते? क्या हम उस गांव के लोगों को स्वरोजगार के लिए नहीं जोड़ सकते थे? क्योंकि सबसे नजदीक कौन पहुंचता है? सेना या ये सब चीजें बाद में पहुंचती हैं, ये सब चीजें पहले पहुंचते हैं। लोग मदद एक दूसरे की तभी कर पाते हैं जो अगल बगल के गांव के लोग। अब हम उसमें ये एक तो बहुत जरूरी है हमें अपनी तैयारी करना, और इस तैयारी को हम कैसे करेंगे, कैसे स्थानीय लोगों को लेंगे, और अब उस गांव का या उस परिवार को क्या मिलेगा? क्या उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसे जो विस्थापित जिले हैं, जहां पर भू कानून लागू नहीं होता है, उनको जमीन दी जाएगी? और जमीन दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी? और क्या उनको मकान बना के दिया जाएगा? क्या उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की जाएगी पूरी? क्या स्वास्थ्य और चिकित्सा और राशन उनको लगातार 8 से 10 साल तक दिया जाएगा? नहीं बनाई हमने योजना। हम सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागते रहे, लेकिन जो मशीनरी थी, क्योंकि इसी बागेश्वर के जो छोना बिलोरी गांव है, काफी गैर वाला एरिया, आज से 40 साल 50 साल पहले उसको जमीन मिली थी सितारगंज में। आज तक वहां के लोगों को वहां पे मालिकाना हक नहीं मिला है। मैं खुद जब वहां पे था तब मैंने ये चीजें देखी थी। तो हम कैसे कह रहे हैं कि आप जो है इन विस्थापितों का दुख हरने गए हो? आपने तो ठीक है, अच्छी बात ही, आप एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आप वहां गए, आपने देखा, लेकिन अब क्या उनको सब कुछ मिलेगा? अगर आज आप यहाँ पे बैठे हैं और आज से ठीक 4 महीने बाद जब आप उस क्षेत्र में जाओगे तो लोग वैसे ही जूझ रहे होंगे, वैसे ही कार्य कर रहे होंगे। अब जो लोग आज कभी मध्यम वर्ग में रहते थे, अब वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, क्योंकि घर टूट गए, अब उनको विस्थापित होना पड़ेगा। जहां आजादी से एक परिवार, एक व्यक्ति जो है वो रह रहा था, आज वो किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी उसके अंदर बदवा मजदूरी करने के लिए क्या तैयार होगा? कैसे जीवन चलेगा? क्योंकि जीवन चलाने के लिए एक परिवार को पैसे की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है, रहने के लिए मकान की जरूरत पड़ती है, पहनने के लिए कपड़ों की जरूरत पड़ती है, खाने के लिए राशन की जरूरत पड़ती है। कौन देगा? जब 4 महीने के बाद आप वहां जाओगे तो आप देखोगे कि स्थितियां बदली नहीं है। कल त्रिभुवन चौहान जी का एक वीडियो बड़ा वो हो रहा था कि ये लोग गढ़वाल के अंदर जो आपदा आई है उसमें जो प्रशासन है, क्या प्रशासन पूर्णतया कार्य करता है? ये हर व्यक्ति जानता है कि शासन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कार्य नहीं करता है। सरकारी नौकरी लगने के पहले और सरकारी नौकरी लगने के बाद एक व्यक्ति, क्या चाहे वो मेरे गांव का हो या कहीं का भी हो, उसकी मानसिकता बदल जाती है, कार्य करने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति प्राइवेट में है, उसका तरीका अलग हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, हमें तैयारी करनी पड़ेगी उस चीज की कि आज ये तो है नहीं कि अगले साल नहीं आएगा, ये तो है नहीं कि अब लैंडस्लाइड नहीं होंगे, लेकिन नीतियां कौन बनाएगा? नीतियां
हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी आप ही लोग बनाओगे, लेकिन पहाड़ की नीतियां आप हमेशा सिर्फ खनन, शोषण, पलायन, इन सब चीजों के ऊपर करते हैं। आप वृद्धाश्रम तो खोल रहे हैं, लेकिन कभी आप मकान बना के नहीं देंगे वहां पे पहाड़ियों को। क्यों? जो सबसे ज्यादा जरूरत है उस गांव के सारे लोगों की शिक्षा आप कभी फ्री नहीं करेंगे। उन गांवों को अगले 4, 5, 6, 10 साल तक जब उनको स्टेबलाइज होना पड़ेगा, अपना एक आशियाना बनाना पड़ेगा, सेटल होना पड़ेगा, तब उनके लिए आप भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे। आप तो 5-7 किलो भोजन दे देंगे, क्योंकि सभी लोगों को समान कैटेगरी में रख लिया ना कि भाई आपको 5 किलो 10 किलो राशन मिल जाएगा। स्पेशल राशन पैकेज क्यों नहीं है? भाई एक परिवार को जीना भी तो है। वो जितना करेगा, उसके बाद जमीन ही नहीं बची। जो उसकी नाप जमीन थी वो तो बह गई। ऊपर की जमीन जो है वो जंगलात की है, जंगलात देगा नहीं। उसके बाद नीचे की जमीन उसके पास है नहीं, वो खाएगा कमाएगा क्या? तो कहीं ना कहीं वो पलायन करेगा, और जिस जगह पे वो रह रहा है उस जगह पे स्थिति ऐसी बन जाती है कि दोबारा से लैंडस्लाइड या फिर बादल फटने की घटनाओं का डर हमेशा बना रहता है। रास्ते टूट जाते हैं, पुल उखड़ जाते हैं, रोड बह जाती हैं, अब उनको भी बनाना है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं उस तरीके से, जिस तरीके से हम समझ रहे हैं कि हमारे पहाड़ के लोगों को सिर्फ इन दो राष्ट्रीय पार्टियों ने छला है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय पे ये नहीं हुआ या भाजपा के समय में ऐसा हुआ, लेकिन नीतियां इन दोनों ने कभी नहीं बनाई। आपको सोचना पड़ेगा, जितने भी पर्वतीय समाज के लोग हैं, आपको जागना पड़ेगा, आपको दलीय राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा आपके अधिकारों के लिए। अब मैं बैठा हूं हल्द्वानी में, अब हल्द्वानी की स्थिति जो है वो यहां से दूर कपकोट के पसौरी जो गांव है वहां की स्थिति में बहुत अंतर है। यहां और वहां तो नीतियां वहां के हिसाब से बननी चाहिए, न कि यहाँ के हिसाब से। लेकिन जो सरकारों का जो संगठन है वो गैरसैंण राजधानी के हिसाब से नहीं बन रहा, वो देहरादून राजधानी के हिसाब से बन रहा। कई ऐसे आर्टिकल आते हैं जो बड़े अजीबोगरीब होते हैं, और सोचने में हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति की मानसिकता कितनी है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सोचिए इस चीज को कि जो गांव है उनका पुनर्वास कैसे करेंगे। अब हमारे पास तो जगह बची नहीं, उधम सिंह नगर में बाहर के लोग बसाए जा रहे हैं प्लॉटिंग करके। हरिद्वार जिले के अंदर यूपी में इतनी महंगी जमीन हो गई है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बुलंदशहर, वहां से लोग जो गरीब लोग हैं वो उत्तराखंड आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉलोनी में इजली जमीन मिल जाती है, भू कानून नहीं है। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो उस जगह से आपको भगाने या पलायन करने के लिए मजबूर करती है। अब ये पूरा का गांव कहाँ पलायन करेगा? जिनके पास रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन उन लोगों को भोजन भी करना है, सरकार कब तक उनको खिलाएगी? अब ये नीति कौन बनाएगा? ये मुख्यमंत्री जी आप ही बनाएंगे। और आप तो पहाड़ की, क्योंकि आपका जो गांव है वो भी सेम ऐसी जगह पे बना हुआ है, लेकिन अब अपने गांव में जब आपने काम कराया तो आपने अपने गांव के लोगों को रोजगार नहीं दिया। जब मेरी आपके गांव के नीचे बंदरलीवा के लोगों से बात हुई, बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए थे। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी तो आपके गांव के बगल के हैं, तो आपको रोजगार बहुत मिला। बोला सर अब तो वहां जाने में भी डर लगता है। जो कभी महिला घास लेके आती थी, पहाड़ से कुछ लेके आती थी, वो डर लगता है। तो आपने तो पूरा का पूरा रोड आपने बनाई है अभी, और रोड किसने बनाई है आपकी? क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। बाहर के लोगों को आपने वहां पे रोजगार दिया है। जो आपके गांव, जो नीचे जो गांव है आपके हड़खोला के नीचे, वहां के लोगों का ये स्टेटमेंट है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम दलीय राजनीति में न जाकर हम अपने जनप्रतिनिधि से कहें भाई कल के दिन अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो क्या करोगे? तो आपको तैयार करना पड़ेगा ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे दल को, ऐसे पार्टी को जो आपके हिसाब से नीतियां बनाए, पहाड़ों के हिसाब से नीतियां बनाए, न कि मैदानी क्षेत्रों के हिसाब से न बने। क्योंकि जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले हैं ये विस्थापितों के लिए बनाए गए थे। जब किसी ने सोचा होगा कि भाई अगर पहाड़ में इस तरह से घटना आएंगे तो लोगों को लाके कहां बैठाएंगे? अभी जमरावनी बांध बन रहा है बगल में, यहां से लोगों को आपने किच्छा के अंदर शिफ्ट किया। कल के दिन ऐसे प्रोजेक्ट कई बनेंगे, कल के दिन आपकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, कल के दिन बादल ऐसे फटेंगे, गांव के गांव पूरा का पूरा जमीन शिफ्ट, उनको कहां शिफ्ट करोगे? तो आप ये सोचना जरूर है उत्तराखंड की संपूर्ण जनता को कि भाई हम कहां विस्थापित होंगे। ये 2 जिले जो खुले गए हैं बाहर के लोगों के लिए, क्या उनको वोट का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए? उनको राज्य और शासन में
नौकरी का अधिकार बिल्कुल बंद कर दे। इसकी नीतियां कौन बनाएगा? नीतियां सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वोट बैंक के कारण बाहर के लोगों को यहाँ पे बसाया जा रहा है और पहाड़ तो पूरा पलायन हो ही रहे हैं। लगभग 100 से ऊपर लोग मारे गए हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। उसके ऊपर अभी तक कई लोगों की बॉडियां नहीं मिली हैं। अब जो लोग मलबे में दब गए हैं, जिनको खोजा ही नहीं जा रहा, अब जो एक नीति है सरकार की, भी लापता में दर्ज करेंगे, क्या उनको परिवारों को कंपनसेट कितना मिलेगा? धराली आपदा आई तो 5,000 रुपए का चेक लेके सरकारी विभाग पहुंचता है। मतलब इतना ज्यादा सरकारी विभाग लापरवाह है कि जब अपने पे आती है तो सब खड़े हो जाते हैं। कल की एक घटना हल्द्वानी की बताकर मैं खत्म करूंगा। जब समाज की बात आती है, सामाजिक मुद्दों की बात आती है, कोई भी पार्टी, दोनों राष्ट्रीय, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो नहीं आते हैं। लेकिन जब अपनी बात आती है, चाहे मुखानी थाने के अंदर हो, चाहे आप कोतवाली के अंदर हो, अपने कार्यकर्ता के साथ कुछ गलत होता है, जबकि हमें पूरी कहानी, अभी तक पूरा पिक्चर नहीं पता है कि किस वजह से हुआ है, तो वहां पर हमारे जो स्थानीय विधायक हैं वो धरने पे बैठ जाते हैं। लेकिन जब समाज की बात आती है, बेटियों के अत्याचार की बात आती है, अंकिता भंडारी हत्याकांड में बलात्कार की बात आती है, हत्या की बात आती है, तब सबके मुंह में टेप लग जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है। राजनीतिकरण करना किसी चीज का बहुत आसान नहीं है, लेकिन राजनीति से जीवन चलाना बहुत जरूरी, क्योंकि यही एक राजनीति है जो आपकी दिशा और दशा को निर्धारित करती है। सोचिए इस बारे में कि ये गांव जो अभी गया है, और अब इनके लोगों का होगा क्या? कल हम भी उसी जगह पे होंगे। जरूरी नहीं है कि आज हम हल्द्वानी देहरादून में बैठे हैं तो यहाँ पे हमारे साथ प्रकृति कोई खेल नहीं करेगी। उस समय पे हम क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू के साथ मैं पूर्णतया श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं गांव के लोगों को, क्योंकि उनको लड़ाई खुद लड़नी है। सरकार से उनको थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगी, लेकिन क्या वो पूरी होगी? क्या वो मकान बना पाएंगे? क्या वो भूमि में खेती कर पाएंगे? क्या उनके बच्चे उसी तरह से स्कूल जा पाएंगे? वो किताबें आ पाएंगी? पैसा कहां से आएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नमस्कार, जय हिंद।